तो तमाम खास मेहमान और मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत गढ़वी साहब, 3 बजे तक 51% मतदान की जानकारी मिल रही है। पिछली बार दूसरे चरण में 71% के आसपास मतदान हुआ था। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ इनपुट आपको मिल रहा है सर? 5 बजे तक, मतलब 4:45, 4:30, 4:45 के बीच तक मैं कहीं और भी बैठा था चैनल पे, तो तब तक 61 to 62% क्रॉस कर चुका है। तो ये दूसरे चरण का ये जो मतदान है उसने थोड़ा संतोषकारक आंकड़ा दिया है, क्योंकि पहले चरण में 63% वो बहुत ही मतलब वरी वाला एक आंकड़ा था कि फेज 1 सौराष्ट्र साउथ गुजरात जो एक प्रो बीजेपी बेल्ट है और एक ऐसा बेल्ट है जो मतलब वास्तव में सरकार के सामने आवाज उठाता है, और सौराष्ट्र ने हर वक्त एक निर्णायक भूमिका रखी है। तो 63 जैसा मतलब एक निरुत्साह बोल सकते हैं जिसको, कि मतदारों में ऐसा उत्साह या एग्रेशन नहीं दिख रहा था। फेज 2 में हम मान रहे हैं कि ये जो 62 वाला जो आंकड़ा है पिछले आधे घंटे में सब मिला के वो 67, 68 क्रॉस करेगा, मतलब कट टू कट लास्ट टाइम तक रहेगा जो लास्ट टाइम 69 का आंकड़ा था। तो ओवरऑल पूरे गुजरात में जहां तक मैं मान रहा हूँ 65 to 66% मतदान होगा। ये पूरे इलेक्शन की एक मजा ये रही कि प्रचार और बाकी जो भी जो धुआंधार प्रचार वो सब कार्यकर्ता तक सीमित दिखे, राजकीय पार्टी तक सीमित दिखे, वो जनता में नहीं दिखे उतना, क्योंकि हर वक्त जनता राह देख के बैठी है। इस बार चुनाव आने दो, हमको बात करनी है, हम दिखा देंगे। हमारा विधायक 5 साल तक दिखता नहीं है, हमारा काउंसिलर 5 साल तक दिखता नहीं है। तो वो जो अंदरूनी एक नाराजगी होती है बात करने के लिए, भले वोट तो शायद वही जाता है, पर वो एक बात करने का एक जो उनको एक ब्रिज मिलता है, वो ब्रिज इस बार कम दिख रहा था। ठीक है एनके सर, प्रशांत गढ़वी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं गुजरात के, वो बता रहे हैं कि देखिए 60% से ज्यादा टर्नआउट की खबर अब तक मिल रही है। मैं धीरेन्द्र पुंडीर से भी और अपने सहयोगी जो दूसरे अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं उनका भी रुख करूंगा, गौतम जोशी का, उनसे भी अपडेट लूंगा। लेकिन अगर 60% से ज्यादा यानी पहले चरण के मुकाबले ज्यादा टर्नआउट हो रहा है तो क्या किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है या अभी जल्दबाजी होगी? नहीं, इससे कोई बहुत अंतर तो नहीं पड़ेगा। रिजल्ट के एनालिसिस करने के लिए टर्नआउट बहुत मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो दोनों तरफ जाता है, तीनों तरफ जाता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि यहां पे ये उत्साह ज्यादा था। उसकी वजह क्या थी कि जब फर्स्ट फेज में देखा कि नहीं लो टर्नआउट हो रहा है, तो बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी और सबसे ज्यादा फोकस इस पे किया कि घरों से लोगों को निकाला जाए। क्योंकि नेटवर्क काफी बड़ा है, संघ का नेटवर्क है, बीजेपी का नेटवर्क है और बाकी अनुषंगिक संगठन है, तो मुझे लगता है कि वो निकालने में सफल रहे हैं। अब मुश्किल ये है कि ये किसकी तरफ निकाल के तो ला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा प्रशांत जी ने कि वोटर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज है, अपने एमएलए से नाराज है, अपने गवर्नमेंट से नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी उतना ही हकीकत है कि वो मोदी से नाराज नहीं है। लिहाजा जब अपने को आइडेंटिफाई करते हैं गुजरात प्राइड से, गुजरात की अस्मिता से, गुजरात के गौरव से, तब मोदी के लिए वो एक वोटर का परसेप्शन बदल जाता है। इस बार भी यही किया उन्होंने। आपको याद होगा 2007 में भी ऐसे ही हुआ था कि उन्होंने गुजरात प्राइड लेके वोट लिया था और तब से लगातार चल रहा है। तो मोदी जी ने इसको गुजरात प्राइड और अपने से जोड़ दिया कि भाइयों ये हमारी जीत और हमारी हार है। तो मुझे लगता है कि इसने इस स्थिति को बदल दिया है और सेकंड फेज में जो आज हो रहा है इसमें बीजेपी को एक बेहतर वो मिलेगा, मकाम मिलेगा। धीरेन्द्र पुंडीर, 2017 में दूसरे चरण में 71% के आसपास टर्नआउट रहा था। हमारे साथ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है प्रशांत गढ़वी, वो बता रहे हैं कि 60-62% अब तक हो चुका है, यानी अंतिम नतीजे तक आते आते जो टर्नआउट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा, ये माना जाए। क्या कुछ इनपुट आपके पास है? देखिए, लगता है कि सेकंड फेज में ये पिछले बार तक पहुंच जाएगा या उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से 51% हुआ था 3 बजे, उसी समय लगने लगा था कि ये पुराने रिकॉर्ड तक पहुंच सकता है, क्योंकि पिछली बार इस तरह का नहीं था। और अब नॉर्थ गुजरात की ज्यादातर जगह पर जो पूरा इलाके हैं उस तरफ काफी वोटिंग है, अभी भी लोग वहां बूथ में हैं। इसके अलावा जो इस तरफ भी सेंट्रल गुजरात में भी जो इलाके जहां वोटर्स गाँव का जो हिस्सा है वहां काफी ज्यादा तादाद में अभी भी बूथ पर है। यानी जो पिछली बार आपने देखा होगा कि शाम 5 बजे तक जो जनरल डाटा था वो लगभग 59 के करीब पहुंच रहा था, और उसके बाद चूंकि जितने लोग बूथ में आ चुके हैं, जितने लोग उस प्रमाइसेस में आ चुके, उनका डाटा बढ़ते बढ़ते 63 पॉइंट समथिंग तक पहुंच गया था। तो लगता है कि ये काफी एनकरेजिंग है। हालांकि तीनों पार्टियां अपने अपने लिए इसका भाष्य करेंगी
वो अलग है, लेकिन ये जरूर है कि इस बार वोटर बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी जगह पर उन्होंने समय से पहुंचकर मतदान किया। ऐसे लोग भी मिले जो सिर्फ 2 घंटे के स्पेस के चलते यहाँ से 2 घंटे की फ्लाइट लेने थे जिनको, और उसके बाद मतदान किया और वापस चले गए। इस तरह के लोगों से भी हम लोग मिले। तो ये बात जरूर है कि इस बार पहले फेज के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कनेक्ट दिख रहा है, वोटर्स का कनेक्ट ज्यादा दिख रहा है। ठीक है गौतम, धीरेन्द्र पुंडीर कह रहे हैं कि 2017 के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है दूसरा चरण इस बार, यानी 71% से ज्यादा। क्या ऐसी कोई संभावना आपको नजर आ रही है? क्या कुछ इनपुट्स आपको मिल रहे हैं? किस तरीके की स्थितियां अभी पोलिंग बूथ की हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लास्ट आंकड़ा आया है उसके मुताबिक 61% वोटिंग हो चुकी है। काफ़ी सारे लोग जो है अभी भी कतारों में है। 5 बजे तक जो लोग आ चुके थे उनका वोटिंग अभी भी चलेगा। और ख़ास तौर पर वोटिंग को लेकर सबसे अहम बात मैं ये बताना चाहूँगा कि वडोदरा और अहमदाबाद जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, बड़ौदा में 45% और अहमदाबाद में भी तकरीबन 45% जितनी वोटिंग हुई है। पर उत्तर गुजरात में बम्पर वोटिंग हो रही है। वहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर कास्टिज्म फैक्टर रहता है। बनासकांठा हो, पाटन हो, साबरकांठा हो, महसाना हो या फिर गांधीनगर हो, वहां पर ठाकुर, पाटीदार, चौधरी समुदाय, ज्ञातिवादी पॉलिटिक्स ज्यादा हावी रहती है और लगातार वहां पर वोटिंग बढ़ रही है। और पिछली दफा जो वोटिंग हुई थी उसके परसेंटेज को कहीं ना कहीं अभी जो आंकड़ा है वो छू लेगा, उससे भी ज्यादा बढ़ने के आसार जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। पर पहले फेज के अंदर सौराष्ट्र और साउथ गुजरात में जो वोटिंग हुई थी उसको तो डेफिनेटली ये आंकड़ा जो है वो क्रॉस करने वाला। तकरीबन 2017 में पाटीदार आंदोलन हो या फिर अल्पेश ठाकुर का आंदोलन हो। ठीक है इनके सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो हमारे 2 सहयोगी हैं वो कह रहे हैं कि टर्नआउट ज्यादा रह सकता है। ज्यादा टर्नआउट का मतलब क्या है सर? चुनावों में अक्सर ये कहा जाता है कि ज्यादा वोट डलते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोग घर से बाहर निकलते हैं। हमने कुछ स्टेट असेंबली के इलेक्शन देखे हैं जहां पर टर्नआउट तो ज्यादा हुआ, लेकिन जो सत्ता में थी पॉलिटिकल पार्टी वही दोबारा से काबिज हुई। शायद 2013 का मध्य प्रदेश का चुनाव उसका एक उदाहरण था। क्या ज्यादा टर्नआउट से किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं? नहीं अनुराग, ये पिछले करीब 20 सालों में ये बिल्कुल बदल गया है। हम लगातार पोल की एनालिसिस कर रहे हैं 45 सालों से। अब जो ये आया है, कई बार होता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट्स काफी तेजी से निकलते हैं और कई बार ये होता है कि कास्ट फैक्टर की वजह से, जो अभी बताया आपके रिपोर्टर ने, कास्ट फैक्टर इतना हावी होता है कि एक कास्ट वाला निकलता है या एक किसी धर्म वाला निकलता है तो रिटेलिएशन में दूसरा निकलता है। लिहाजा ये एक कारण नहीं हो सकता कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट ज्यादा आ रहे हैं या प्रो एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा आ रहे हैं। लिहाजा इससे कोई एनालिसिस तो नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, अगर उत्साह है तो एक मैसेज जरूर है। अगर वो 60% से ऊपर कभी भी जाता है किसी भी चुनाव में भारत में, अगर किसी भी राज्य में 60%, 65% से ऊपर टर्नआउट हो रहा है तो ये माना जा सकता है कि एक डेफिनेट उसने मन बना रखा है, वो इस पार्टी के लिए हो या उस पार्टी के लिए हो, इतना लगभग साबित हो जाता है। आप कह रहे हैं कि अगर ये वोट पड़ेंगे और रिजल्ट सर, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि अगर मतदान का प्रतिशत 65% से ज्यादा है तो नतीजा एक तरफा हो सकता है, ये तय मान लिया जाए, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मुकाबला दिलचस्प है, दोनों तीनों पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता अपने मतदाता को घर से बाहर निकालने के लिए कामयाब रहे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इसमें एक चीज और है कि अगर कार्यकर्ता मतदाता को निकाल रहा है तो देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कहीं ना कहीं मतदाता मुतासिर होता है। जो कार्यकर्ता निकालता है वोट के लिए तो उससे प्रभावित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस इलाके में, नॉर्थ गुजरात वाले इलाके में अगर टर्नआउट बढ़ रहा है और अगर 68 के आसपास, मैं नहीं मानता कि ये 71 से ऊपर जा रहा है, कतई नहीं जाएगा। मैं अभी कह सकता हूं कि ये 70 से नीचे रहेगा, लेकिन 2-3% बहुत अंतर नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अगर 68, 66 से भी ऊपर है तो ये मान सकते हैं कि एक डेफिनेट मैसेज है जो कार्यकर्ता, जो वोटर देने जा रहा है, और वो है कि एक सरकार X की या Y की या Z की, किसी की भी बने। ठीक है प्रशांत गढ़वी साहब, जो बात एनके सिंह सर कह रहे हैं उसी को मैं आपसे थोड़ा सियासी तरीके से समझना चाहूंगा। नॉर्थ और सेंट्रल जहां पर वोट डाले जा रहे हैं वहां पर अगर मतदान का प्रतिशत फर्स्ट फेज के मुकाबले ज्यादा रहता है तो इसका मतलब क्या होगा सर पॉलिटिकली? 2 जोन है तो 2 तरह का इसमें बंटवारा है। एक सेंट्रल जोन जिसमें अर्बन सीट बहुत ज्यादा है,
अहमदाबाद में मतलब गुजरात में अर्बन जो एरिया है वो प्रो बीजेपी है, लोग बीजेपी के तरफ ही ज्यादा जाते हैं। यहाँ की आप नगर निगम देख लो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देख लो, सब बीजेपी के पास है। और ये जो रूरल बेल्ट है, सेंट्रल गुजरात के और नॉर्थ गुजरात के रूरल प्योर आदिवासी बेल्ट ज्यादा है। मतलब आज जो 14 जिले हैं उसमें से 7 के आसपास जिले ऐसे जहां पर आदिवासी बेल्ट का प्रभुत्व है। और आदिवासी पॉपुलेशन, इस बार मैं सबसे बात कर रहा था, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम एक तरफा जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा बंटवारा हो गया, हमारे मतों का जो पोलराइजेशन होता है उससे ना हमको फायदा मिलता है और राजनीतिक पार्टियां सिर्फ हमारा वोट बैंक की तरह यूज करती है। उससे अच्छा है हम सब एक मिल के एक दिशा में जाएंगे। तो ये लोगों का ऐसा है कि बीजेपी जैसे कांग्रेस की एक जमाने में कमिटेड वोट बैंक थी, SC ST OBC माइनॉरिटी, और बीजेपी के तरफ ही वो कम जा रही थी। लेकिन कांग्रेस भी जब कोई पद देने की बात आती है, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि टेन्योर कम था, इसलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन उन्होंने आदिवासी बनाया है, बाकी आदिवासी नहीं मिलता है। और देश के राष्ट्रपति आदिवासी में से आते हैं, तो आदिवासी सब एक तरफा यूनाइटेड बनके वो करना चाहते हैं। और वहीं पर अपने को परसेंटेज टर्नआउट ज्यादा मिलता है, 70 के आसपास। तो जो अर्बन सीट है वो प्योर बीजेपी की तरफ ही जा रही है, रूरल में अभी कहना कुछ ठीक नहीं है। ठीक है धीरेन्द्र पुंडीर, बहुत लंबे वक्त के बाद गुजरात का जो विधानसभा चुनाव है उस वो त्रिकोणीय हुआ है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। तब जबकि आप क्षेत्र के अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर जा रहे हैं, आप कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, क्या वो जोश, वो जज्बा तीनों पॉलिटिकल पार्टी तीनों खेमों में नजर आ रहा है, या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी तैयारी, जिसकी रणनीति अपेक्षाकृत कहीं ज्यादा है, ज्यादा मजबूत है? देखिए, अगर हम तीनों को मैं बहुत शॉर्ट में भी अनुराग अगर वो एनालाइज करने की कोशिश करूं जितने लंबे समय से, और अभी आज ही के दिन को देखें, तो आपको लगेगा जैसे शहरे वाले हिस्सों में हम हालांकि काफ़ी बाहर तक भी गए और हम लोगों ने 60 किलोमीटर आगे तक जाकर अलग अलग जगह जाकर एनालाइज भी किया, तो जो जितनी चर्चा आम आदमी पार्टी की दिखाई देती है उतना ग्राउंड पर नहीं है। और खासतौर से सेंट्रल गुजरात और जो इस समय जो नॉर्दर्न गुजरात में चुनाव है, वहां वो ज्यादा सुर्खियों में नहीं है, चर्चाओं में नहीं है। यहां तक कि उसके बूथ जो एजेंट्स हैं वहां आपको बहुत ज्यादा भीड़ नहीं दिख रही है। लेकिन बीजेपी का जो शहर में है वहां उसको दिखता है, चाहे आप मणिनगर से लेके आगे तक किसी भी चले। ये मजबूत गढ़ भी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ कोई नया ये चीज हो, वह बीजेपी का ये मजबूत गढ़ है। लेकिन आप अगर गाँव की तरफ में घुसते हैं और देहात में जाते हैं तो कांग्रेस का ठीक ठाक वहां दिखता है। यानी कांग्रेस की लीडरशिप को मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा अपने से उनको उम्मीद नहीं होती जितनी उनके वोटर्स को उनसे उम्मीद होती है। उनका वोटर्स कमिटेड वोटर दिखता है और वो पूरी ताकत के साथ वोट कर भी रहा है। यानी अगर मैं इसको कहूं कि कांग्रेस और बीजेपी यहां दिख रही है, आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि ज्यादा सुर्खियां ज्यादा बटोर रही है, वो उनकी स्ट्रेटजी है या जिस भी तरह से। लेकिन वो ग्राउंड पर आपको अभी तो, और खासतौर से इन सब इलाकों में यहाँ कांग्रेस और बीजेपी सेंट्रल गुजरात की ज्यादातर सीटों पर लड़ती हुई दिख रही है। चाहे आप वहां वोट बूथ पर जाएं, चाहे आप उनके वहां जो बैठते हैं एजेंट्स उनके हिसाब से देखें, जो पर्ची कटवाने जाते हैं, क्योंकि ये तय होता है कि जो जिस पार्टी को देता है वो उसी के पास नॉर्मली जाता है। तो ये आपको दिखाई देता है, आप यहाँ देखते हैं इसको। प्रशांत गढ़वी साहब, जो ये दूसरा चरण है, यहाँ पर वो कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जिन पर ज्यादा वोट डल रहे हैं? वो कौन से मुद्दे हैं जो मतदाताओं के जहन में कहीं ज्यादा हैं? मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला, या गुजरात का मॉडल, रोजगार, महंगाई, या शिक्षा, या बेहतर स्वास्थ्य सेवा? क्या वो मुद्दे हैं जो मतदाताओं के जहन में ज्यादा हैं दूसरे चरण में? देखिए, इस पूरे इलेक्शन में 2-3 चीज के कहीं मुद्दे उतने असरकारक नहीं दिखे, बट फिर भी महंगाई और बेरोजगारी, ये दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा बात हुई। ये जो दूसरे चरण का इलेक्शन है जिसमें अर्बन, तो अर्बन की एक ही चीज होती है कि हमारे यहाँ 1 इंच बारिश आती है तो नी तक का पानी, घुटनों तक का पानी भरा जाता है। तो लोगों की कंप्लेन सॉफ्ट कंप्लेन होती है। लोगों को बीजेपी पसंद है क्योंकि वो शहरी वोटर है, तो एक सॉफ्ट कंप्लेन होती है कि क्या हाल है ये, अब घर से बाहर निकलते पानी इतना भरा हुआ आता है। रोड, रास्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इसको न बोलते हैं, नल, गटर और रास्ता। तो अर्बन की नगर निगम में नल, गटर, रास्ते की कंप्लेन, और रास्ते इतने गड्ढे हो जाते हैं कि हम बोलते हैं कि मतलब गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढे है, पता नहीं चलता है। और हर बार मानसून के बाद हाईकोर्ट सुओ मोटो दाखिल करके सरकार को कठघरे में
खड़ा कर देती है कि भाई कितने टाइम में आप ये ठीक करके दोगे, कितने टाइम में पैच वर्क होगा। तो मतलब रोड रास्ते की हालत खराब है। स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन मतलब ड्रेनेज की पाइप का लाइन इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए 1 इंच बारिश आती है तो घुटनों तक का पानी भरा जाता है। बाकी ओवरऑल अर्बनाइजेशन बहुत अच्छा है, मतलब ब्यूटिफिकेशन दिखेगा। अभी तो अटल ब्रिज भी जो बन गया है बहुत बड़ा एक अच्छा अट्रैक्शन का इनके सर कौन से मुद्दे जिनका सबसे ज्यादा असर आपको दिखा इस बार के गुजरात चुनाव में, जो प्रभावित कर सकते हैं नतीजों को? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि मोदी जी के पिछले शासन में 2017 भी ले लीजिए, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो रूरल गुजरात बीजेपी के साथ नहीं रहा है। उसकी वजह है जो छोटे स्मॉल फार्मर्स हैं उनके यहाँ कोई भी बेहतरी नहीं हुई है। स्मॉल फार्मर्स जो कपास के किसान हैं, कैश क्रॉप जो करते हैं, उनकी स्थिति तो प्रो बीजेपी है, लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनकी जोत 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर 2.5 हेक्टेयर है, वो हमेशा नाराज रहे हैं और एक लंबा सिलसिला चल रहा है। बहुत कोशिश की बीजेपी ने कि रूरल गुजरात के इस वर्ग को हम किसी तरह से अपने साथ लाए। आज भी हमारा मानना है कि रूरल गुजरात बीजेपी के साथ उतना नहीं है जितना अर्बन गुजरात है, जिसको गढ़वी साहब ने भी बताया है। तो मुझे लगता है कि रूरल गुजरात का जो एनालिसिस हम करें वो थोड़ा अलग होगा अर्बन गुजरात से। और अर्बन में भी बड़े शहरों में तो तब्दीली आई है, लेकिन सिविक कम्युनिटीज छोटे टाउनशिप में नहीं अच्छी हुई है, जिससे कि लोग नाराज है। ये बात बिल्कुल सही है। उसके साथ महंगाई, माफ कीजिए सर आपको रोक रहा हूं, लेकिन गुजरात चुनाव से जुड़ी हर खबर और उसका विश्लेषण लगातार न्यूज नेशन करता रहेगा। बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी और 8 तारीख को सबसे पहले नतीजे आपको दिखाएगा न्यूज नेशन अपनी बड़ी कवरेज में। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से